जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, घूर्णन। घूर्णन ऊर्जाओं का क्वांटमीकरण, शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम। मतलब घूर्णन घूर्णन कर रही है कोई वस्तु, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक परमाणु है, ठीक। इस प्रकार से मान लीजिए ये पहला परमाणु है, ठीक, और ये दूसरा परमाणु है, ठीक। ये क्या कर रहा है, अपनी गति पर कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन वो भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। तो घूमने के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोग दो हाथों को ऐसे 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 से करते हैं, ठीक, ऐसे से करते हैं, तो इसमें हमें गर्म का एहसास होता है, ठीक। दोनों हाथों को हम लोग रमजेंगे, ठीक, घर्षण करवाएंगे तो ये गर्म हो जाता है। सेम उसी प्रकार से क्या कर रहा है, दो परमाणुओं को क्या कर रहा है, गति कराया जा रहा है, ठीक, गति कराया जा रहा है। और परमाणु परमाणु किसे बोला जाता है, अत्यंत छोटा भाग, जिसके अंदर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है, ठीक। अपने कक्षा में घूमने के कारण उसमें घूमता है तो उसमें कुछ ऊर्जा होगा, ऊर्जा, ठीक। तो उसी प्रकार क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया, दो परमाणुओं को लिया गया, दो परमाणुओं को घूर्णन कराया गया। घूर्णन कराने से क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा में क्या किया है, ऊर्जा की रेखाओं को देखा गया। किसको, रेखा देखा गया है, कुछ रेखा प्राप्त हुई। उसी रेखा को इसमें बताया गया है, घूर्णन कर रहा है। घूर्णन ऊर्जाओं का क्वांटमीकरण, शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम को देखेंगे, ठीक। जब ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो रहा है तो उसका वर्णक्रम देखेंगे। वर्णक्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। क्या है, प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि असमांगी द्विपरमाणु अणु द्वारा आदि के घूर्णन वर्णक्रम में दूर अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण रेखाएं प्राप्त होती है। क्या होती है, अवशोषण रेखाएं प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास ये क्या कह रहा है, परमाणु है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या क्या है, ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। और क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ठीक। ऊष्मा शोषी क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोनों प्रकार की इसमें ऊर्जा होती है, जिसमें से ऊष्मा शोषी रेखाएं हमें प्राप्त होती है, बोल रही हैं, ठीक। जब ये दोनों परमाणु क्या होता है, आपस में घूमता है तो ऊष्मा और शोषी ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है, ठीक। तो एक द्विपरमाणु अणु में दो परमाणुओं को अंतर्नाभिकीय दूरी आर के बराबर लंबी द्रव्यमान अणु के द्रव्यमान केंद्र में गुजरती है। अणु के द्रव्यमान केंद्र में गुजरती है तथा दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखाएं के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन कर सकती है। ये क्या करती है, घूर्णन करती है। लंबवत अक्ष की परिता क्या करती है, घूर्णन करती है। लंबवत अक्ष मतलब इस प्रकार से ऐसे ऊपर नीचे घूर्णन करती है। तो ये गोल है तो इसके लंबवत, ये लंबवत है, यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर एक गोल है, तो ये इधर से इधर दोनों क्या है, लंबवत है। यदि यह दोनों इधर है तो इधर इसके लंबवत ये होगा। अब मान लीजिए परमाणु यहाँ पर आ गया और ये परमाणु यहाँ पर आ गया, तो इस प्रकार से लंबवत है, ठीक। तो दोनों परमाणु अपने आप में लंबवत क्या करती है, घूर्णन करती है, तो ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, ठीक। अब उसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। चित्र क्या बनाना है, इस प्रकार से देखिए क्या बनाना है। ये क्या, हमारे पास दो परमाणु हैं। दो परमाणु क्या है, एक हमारे पास पहला परमाणु ये है, फर्स्ट परमाणु ये है, सेकंड परमाणु ये है, ठीक। जिसकी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, जो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब खड़ी लाइन में एक दूसरे के लंबवत है, इस प्रकार से है, ठीक। और यहाँ पर देखिए बीच से हम लोग इसको काट दिए हैं, ठीक। बीच से हम लोग इसको ऐसे बीच से कर दिए हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, R1 है, ठीक। इस सेंटर से यहाँ तक का दूरी क्या है, R2 है, ठीक। पूरे का दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, R है। और यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस बीच वाला, जैसे कि ये पेन है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर हुआ है। सेम उसी प्रकार ये दोनों पॉइंट हैं, इसके सेंटर पॉइंट ये है, ठीक। जिसे C से दर्शाया गया है, ठीक। इसको B से काटा गया है तो इस वाले पद को R1 दिया गया है और इस वाले पद को R2 दिया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से दिया गया है।
अब देखते हैं चित्र का वर्णन करते हैं। तो माना कि चित्र में दो परमाणु एक दूसरे से r दूरी पर है, एक दूसरे से ये दोनों परमाणु r दूरी पर है तथा पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 है। ठीक, इसका द्रव्यमान m1 है तो इसका द्रव्यमान क्या है m2 है। ठीक, m1 m2 है, इसका द्रव्यमान केंद्र c है और दोनों का द्रव्यमान केंद्र बीच का केंद्र c है, इसका भी केंद्र क्या है c होगा, जो ये परमाणु है इसका केंद्र भी c होगा और इन दोनों के बीच की दूरी का केंद्र क्या है c है। ठीक, इस प्रकार से परमाणु m1 सी है तथा द्रव्यमान ठीक लैम्डा द्रव्यमान केंद्र C से परमाणु m1 की दूरी r1 है। यहाँ से m1 की दूरी इस C से दूरी क्या है r1 है। ठीक, m1 का द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है r1 है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का दूरी r2 है। तो तथा परमाणु m2 की दूरी r2 है। तब द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान केंद्र हम लोग परिभाषा से जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणित में त्रिज्या होता है। द्रव्यमान केंद्र के सूत्र से हम लोग जानते हैं द्रव्यमान गुणित में त्रिज्या होता है। तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होता है। समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं r का मान निकालना रहता है। देखिए इस पूरे r का मान निकालना है तो क्या करूँगा, इस वाले r और इस वाले r को दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करके ये पूरा टोटल निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों r को हम लोग जोड़ देते हैं, r इक्वल टू r1 प्लस में r2 समीकरण 2 दे देंगे। ठीक, अब देखिए समीकरण एक से इस r1 का हम लोग मान निकालते हैं तो m को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो r1 इक्वल टू m2 r2 बटे में m1 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास r1 का मान आ गया। अब r1 का मान का हम लोग किस में रखेंगे, r2 में रखेंगे, r1 की जगह समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक, r इक्वल टू m2 r2 बटे में m1 प्लस में r2 हो गया। ठीक, इस प्रकार से मिल गया। अब देखिए यहाँ पर r2 दिख रहा है, यहाँ पर भी r2 है, कॉमन निकाल दीजिए तो r इक्वल टू r2 m2 बटे में m1 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ये r इक्वल टू इसको मैं r2 यहाँ पर लिख दूंगा, m1 तिर्यक गुणा कर देते हैं तो m1 m2 प्लस में m1 बटे में m1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर m1, ठीक m1, अब देखिए यहाँ पर हमें r2 का मान चाहिए। ठीक, क्योंकि r1 का मान निकल गया, अब r2 का मान निकालना तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये बटे में है तो ये गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। r2 इक्वल टू m1 r1 बटे में m2 प्लस में m1 हो जाएगा। इस प्रकार से r2 का मान हो गया। अब देखिए r2 का मान पुनः समीकरण 1 में रखेंगे पुनः। ठीक, समीकरण 1 में पुनः हम लोग मान रखेंगे तो क्या है, r2 का मान क्या दिएगा। ठीक, r2 का मान हमें क्या लिखना है, m1 r बटे में क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। समीकरण 3 दे देंगे, इसको पुनः हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं तो रखने पर क्या हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से r2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, m1 r बटे में m2 हो जाएगा। अब मान को समीकरण 2 में रखने पर मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए r1 का मान हमें क्या मिला था, r1 इक्वल टू m2 बटे में, यहाँ से जब मान निकाले थे तो ठीक इस प्रकार से मान निकाले तो इसको इस तरफ पक्षांतर किए तो ये r1 का मान निकला। उसी प्रकार m2 को हम लोग इस तरफ पक्षांतर करेंगे, r2 का मान निकल जाएगा, तो वही r2 यहाँ पर निकाला गया है। ठीक, अब उस समीकरण को इस वाला जो मान है उसको हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं फिर पुनः। ठीक, तो r इक्वल टू r1 प्लस में m1 r1 बटे में m2 हो जाएगा। अब r1 यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर r1 कॉमन तो r इक्वल टू r1 फिर 1 प्लस में m1 बटे में m2 हो जाएगा। ठीक, तो r इक्वल टू r1 m2 प्लस में m1 बटे में m2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, अब फिर से इस r1 का, जैसे कि इसमें हम लोग r2 का मान निकालें, ऐसे इस तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो r1 का मान निकलेगा। तो देखिए r1 का मान निकालते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से था, r इक्वल टू m1 प्लस में m2 बटे में m2। ठीक, r1 हो गया, इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो r1 इक्वल टू m2 r बटे में m1 प्लस में m2 समीकरण 4 दे देंगे इसी को। ठीक, चूंकि अब देखते हैं चूंकि क्या होता है, क्योंकि हम लोग किसका निकालने हैं, r1 का मान निकालें, r2 का मान निकाल लिए। ठीक, इस प्रकार से हम लोग मान को निकालने हैं किससे, द्रव्यमान ठीक केंद्र से। अब उसके चूंकि क्या करेंगे, चूंकि परमाणु द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली तथा दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन करते हैं, अतः घूर्णन
अक्ष के परितः अणु का जड़त्व आघूर्ण। जैसे कि हमारे पास हम लोग 11th-12 में पढ़े हैं, यहाँ पर ये है और ये पिंड यहाँ पास है, दोनों क्या कर रहे हैं, बीच की दूरी क्या है r है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है r1 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r2 है, ये m1 है, ये m1 है और ये m2 है। ठीक, तो इन दोनों के बीच जड़त्व आघूर्ण लगेगा, क्योंकि ये वाला द्रव्यमान है, ये वाला कण दोनों आपस में पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों लंबवत घूर्णन कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, घड़ी घूमता है लंबवत, सेम उसी प्रकार से ये भी लंबवत ऐसे घूम रहा है, घड़ी का कांटा घूमता है, सेम उसी प्रकार ये भी अपना घूम रहा है। ठीक, तो ये ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसे 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 दोनों लंबवत घूम रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है, बस दोनों लंबवत घूम रहा है। ठीक, तो इसकी ऊर्जा को हमें बताना है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जड़त्व आघूर्ण जब दोनों आपस में खींचेंगे, जैसे ये घूमते जाएगा तो क्या होगा, आपस में ये और ये वाला दोनों आपस में अपने आप को खींचने लगेंगे, खींचेंगे तो जड़त्व आघूर्ण पैदा होगा। तो उसका सूत्र क्या होता है, I = क्या होता है, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला पहले पिंड है, ठीक, पहले पिंड का द्रव्यमान और इसका दूरी का वर्ग है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो वही I = m1r1 का स्क्वायर प्लस में m2r2 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसके देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से हमें r1 का मान पता है और r2 का मान पता है। r1 का मान देखिए हम लोग यहाँ से निकालें, सेम उसी प्रकार r2 का मान उस पार निकाल लेते हैं समीकरण 3। ठीक, तो I = r1 का मान रखते हैं और r2 का मान रखेंगे, तो m2 r बटे में m1 प्लस में m2 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ पर m2 m1 r बटे में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, I = इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो m1 m2 का होल स्क्वायर r1 का होल स्क्वायर, ये अंदर आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, स्क्वायर अंदर गुणा होगा, प्लस में देखिए ये m2 स्क्वायर को अंदर गुणा करते हैं, तो m2 m1 का होल स्क्वायर r1 का स्क्वायर बटे में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, इसको हम लोग देखिए ये और ये। ठीक, यहाँ से देखिए r2 दिख रहा है, यहाँ पर भी r का स्क्वायर दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, सभी को कॉमन निकाल देते हैं, तो r1 r का स्क्वायर बटे में m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा है, m1 m2 का स्क्वायर प्लस में m2 m1 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको यहाँ से देखिए m2 और m1, ठीक, r1 और ये r2 है। इसके बाद क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है, m1 दिख रहा है, यहाँ से m1 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर m2 दिख रहा है और यहाँ पर m2 दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर में यहाँ पर m1 है, तो दोनों को हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालते हैं तो देखिए इस प्रकार से होगा, m1 m2, ये दोनों कॉमन निकल गए, क्योंकि इसका अंदर गुणा होगा सेम वही प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा m1 प्लस में m2 बचेगा, ये ऊपर से और ये नीचे से एक कट गया, क्या बचेगा, m1 m2 r का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2 हो जाएगा। तो I = म्यू r का स्क्वायर, इतना को हम लोग क्या मानते हैं, इतना पद को हम लोग क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। ठीक, क्या m1 m2 बटे में m1 प्लस में m2 का हो गया, तो यहाँ पर म्यू, इतना को हम लोग क्या मान लिए, म्यू मान लिए। तो I = क्या हो जाएगा, म्यू r का स्क्वायर, जहाँ म्यू अणु का समानित द्रव्यमान है, मतलब जो ये परमाणु घूम रहा है, तो इसका क्या है, ये तो रीजनल द्रव्यमान m1 से दर्शाते हैं, लेकिन जो परमाणिक द्रव्यमान है उसको म्यू से दर्शाया जाता है। इसका जैसे कि ये पेन, इसका भार है, इसका भार मान लीजिए कुछ होगा, ठीक, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। अब ये भार है, इसके अलावा एक भार और है, ठीक, जैसे कि इसको कैसे सिंपल भाषा में समझोगे, जैसे कि ये भार, ठीक, ये पेन है, अब इसका पेन का भार हम लोग जानते हैं m1 से, लेकिन जैसे हम लोग इसको उठा रहे हैं तो कुछ भार लग रहा है, उठाने के लिए कुछ भार लग रहा है, तो उस उठाने में जो भार लगा है उसको म्यू से दर्शाया जाता है, म्यू से, जिसे परमाणिक समानित द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा, अब इसके आगे देखते हैं। इस प्रकार अणु को द्रव्यमान केंद्र पर रखे एक अकेले कण के समान माना जा सकता है। अब यदि यह कण घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, ठीक, तो अणु का कोणीय वेग,
जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहला इसका जड़त्वाघूर्ण घूर्णन निकालें। अब ये घूम रहा है, ऐसा है, ये ऐसे कोणीय वेग से घूम रहा है, तो इसका कोणीय वेग भी हम लोग निकालेंगे। ये दोनों परमाणु का कोणीय वेग निकालते हैं। ठीक, पहला हम लोग जड़त्वाघूर्ण घूर्णन निकालें, फिर अब कोणीय वेग निकालते हैं। तो कोणीय वेग P इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। कोणीय संवेग निकालते हैं। कोणीय वेग भी निकाल सकते हैं। कोणीय वेग किस तरह जाते हैं, ओमेगा से, तो सीधा कोणीय संवेग निकालते हैं, क्योंकि वो घूम रहा है, उस संवेग से घूम रहा है। ठीक, तो P इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग वेग को क्या लिए हैं, कोणीय वेग लिए हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं कोणीय वेग को। समीकरण 6 हो गया। ठीक, अब तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा, अब ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, ऐसे घूर्णन कर रहा है, घड़ी की जैसे ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका गति होगा। तो गति का सूत्र क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 आई। V को हम लोग क्या लिए हैं, वेग को ओमेगा लिए, ओमेगा मतलब कोणीय वेग लिए, तो ओमेगा का स्क्वायर। समीकरण 7 दे देंगे इसको समीकरण 5, समीकरण 6, और ये हमारे पास समीकरण 5 प्राप्त हुआ है। आई इक्वल टू म्यू आर का स्क्वायर, ये क्या है, जड़त्वाघूर्ण घूर्णन आपको मिला है, ये हमारे पास कोणीय संवेग है, और ये हमारे पास गतिज ऊर्जा है। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा, क्योंकि जो ये परमाणु है ऐसे घूम रहा है, तो कोणीय संवेग से घूम रहा है। ठीक, दूसरा इसमें गति, ये घूम रहा है तो कुछ ना कुछ इससे यह गति होगा, तो उसका गति, दोनों इस प्रकार से इसमें लगा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास। तो कुल ऊर्जा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं आई। ठीक, P इक्वल टू हमें क्या मिला था, P इज इक्वल टू आई ओमेगा मिला था। तो ओमेगा का मान, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू P बटे में आई हो जाएगा। ठीक, अब ओमेगा का मान इस समीकरण में रख देते हैं। ठीक, तो E इक्वल टू 1/2 आई इंटू में पी स्क्वायर बटे में आई के स्क्वायर, एक आई से एक आई कटा, क्या बचा, E इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में 2 आई हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास समीकरण 8 दे देंगे हो गए। ठीक, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोणीय संवेग। ठीक, अब हम लोग इस यूनिट ही क्या है, क्वांटम यांत्रिकी है। क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, अलग होता है, संवेग का सूत्र अलग होता है। कोणीय संवेग क्वांटम यांत्रिकी में, तो क्वांटम यांत्रिकी में कोणीय संवेग का सूत्र क्या आता है, P इक्वल टू ऋण जेड प्लस में 1 H बटे में 2 पाई, समीकरण 9 दे देंगे। ठीक, इसी को हम लोग 9 दे देंगे, जहाँ पर क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको जे को घूर्णन क्वांटम संख्या बोला जाता है। ठीक, तब समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 है और समीकरण 9 से क्या होता है, अणु की जेवी अवस्था में घूर्णन ऊर्जा, जे वाले, ये तो अभी क्या था, ठीक, ये तो अभी क्या था, ये वाला क्या था, P1 मतलब अभी क्या कर रहा है, इसका फार्मूला था। अब जे वाले में देखते हैं, कुल ऊर्जा देखते हैं, कुल घूर्णन कर रहा है तो उसके लिए ऊर्जा है। जैसे कि ये परमाणु है, ये परमाणु इस प्रकार से ऐसे घूर्णन कर रहा है, ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन करने में जो ऊर्जा लगा है उस ऊर्जा को हमें बताना है। ठीक, तो उस ऊर्जा, कुल ऊर्जा ई जे इक्वल टू ऋण जे प्लस में 1 H बटे में 2 पाई का, ठीक, 2 पाई बटे में 2 आई हो जाएगा, 2 आई। इस P का मान हम लोग कहाँ पर रखें, यहाँ पर रख दिए। ठीक, P का मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। ठीक, समीकरण 8 व 9 से। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक, 2 का स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर होल स्क्वायर है, P का मान उठाकर यहाँ पर रखें। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, और नीचे में 2 आई का 2 आई यहाँ पर है। ठीक, अब उसके देखिए स्क्वायर को अंदर गुणा करते हैं, अंदर गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए अंदर गुणा करते हैं तो ई जे इक्वल टू जे प्लस में 1 H का स्क्वायर बटे में 4 पाई का स्क्वायर प्लस में 2 आई हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये गुणा है ना, ये गुणा है। ठीक, तो ई जे इक्वल टू जे प्लस में 1 H का स्क्वायर बटे में 8 पाई का स्क्वायर आई हो जाएगा, 8 पाई का स्क्वायर आई हो जाएगा, गुणा होगा 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर आई होगा। ठीक, अब इसको अलग लिख देते हैं, H स्क्वायर बटे में 8 पाई का स्क्वायर आई, तो जे प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो बीटा मान लेते हैं इतना को, तो ई जे इक्वल टू बी जे, और यहाँ पर जेड प्लस में 1 हो जाएगा, जे का जे है यहाँ पर, और जे प्लस में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हम लोग क्या मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं।
जहाँ बीटा इक्वल टू क्या है, h²/में 8π²i। समीकरण 4 को घूर्णन नियतांक बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा परमाणु घूर्णन कर रहा है उसका कुल घूर्णन ऊर्जा क्या मिल रहा है, Ej मिल रहा है, जिसका हमें Ej इक्वल टू क्या मिला है, βj+में 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अणु घूर्णन ऊर्जा स्तर क्वांटमीकरण होता है, ये सशक्त ना होकर विविक्त रूप में होता है। जैसे कि हम लोग प्रकाश को जानते हैं, प्रकाश जैसे कि वो सशक्त रूप में, जैसे कि ये प्रकाश है, सशक्त रूप में ना आकर हम लोग क्या कहते हैं, सशक्त रूप में ना आकर ये विविक्त रूप में आता है। विविक्त रूप में अर्थात बंडल के रूप में आता है। जो प्रकाश है वो हमारा सशक्त रूप में ना आकर विविक्त रूप में आता है, मतलब बंडल के रूप में आता है। उसी प्रकार जब दोनों परमाणु आपस में ऐसे लंबवत घूम रहा है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है मतलब प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो सशक्त में ना होकर विविक्त रूप में हो रहा है, मतलब एक बार ऐसा हुआ, फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर एक बार ऐसा हुआ, मतलब ये विविक्त रूप में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो उसी को हम लोग दर्शाएंगे। तो z इक्वल टू 0, तो समीकरण 10 से, इस समीकरण 10 से ये ऊर्जा मिला है, तो j इक्वल टू 0 रखते हैं तो E0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी प्रकार j इक्वल टू 1 रखते हैं तो E1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 बीटा मिलेगा। उसी प्रकार j इक्वल टू 2 रखते हैं तो E2 इक्वल टू 4 बीटा मिलेगा। J3 रखते हैं तो E3 इक्वल टू 12 बीटा मिलेगा। ठीक, J4 रखते हैं तो E4 इक्वल टू 20 बीटा मिलेगा। ठीक, तब इनको हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा के रूप में ऐसे ऐसे दर्शाएंगे, एक रेखा के रूप में इसको हम दर्शाएंगे। तो देखिए इसी को हम लोग रेखा के रूप में इसको दर्शाते हैं तो इस प्रकार से कुछ हमें मिलेगा प्राप्त। पहले जीरो ऊर्जा प्राप्त होगा, किरण प्राप्त होगा, फिर उसके बाद 2 बीटा का प्राप्त होगा। ठीक, फिर उसके बाद 4 बीटा का प्राप्त होगा, फिर उसी प्रकार 12 बीटा का प्राप्त होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो और हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो HCl अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान 0.0026 इलेक्ट्रॉन होता है, जो निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि HCl है, HCl हमारे पास क्या है, एक पहला परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, दोनों परमाणु को घूर्णन कराते हैं। घूर्णन कराने के लिए उसकी जो ऊर्जा निकलेगा 0.0026 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग NaCl को करेंगे ना तो इसकी ऊर्जा अलग अलग है। ठीक, ये फर्स्ट परमाणु है, ये सेकेंड परमाणु है, जिसको घूर्णन कराया जाएगा तो इसकी ऊर्जा अलग निकलेगा। उसी प्रकार AgCl का निकालते हैं, इसका भी अलग रहेगा, इसका भी अलग रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से